गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में मेरा जो पेपर है वो है एजुकेशन, ठीक है। और आज मैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। यानी कि आज मैं जो लेके आया हूँ वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जिनके आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस बनाने का पर्पस होता है कि बच्चे को उस विषय के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति संपूर्ण नॉलेज हो जाए, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो टॉपिक के अंदर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और टॉपिक के अंदर से जिन बच्चों ने गहराई से उसका अध्ययन किया है, गहराई से उस विषय को पढ़ा है, उसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के आंसर देने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो इस उद्देश्य से आज ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है, और समझना है, ठीक है। पहला मेरा क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा थी, यानी कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें किसका अध्ययन किया जाता था, है ना। इसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा थी, यानी कि वैदिक काल में, यानी ये वैदिक काल में किसका अध्ययन करवाया जाता था वैदिक काल में। आपको पता होगा कि वैदिक काल में हम किसका अध्ययन करते थे या वैदिक काल में किसका अध्ययन करवाया जाता था, ठीक है। तो वैदिक काल में किसका अध्ययन करवाया जाता, कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, यानी कि कर्म प्रधान शिक्षा दी जाती थी, या अर्थ प्रधान शिक्षा दी जाती थी, या धर्म प्रधान शिक्षा दी जाती थी। तो आपको पता है कि वैदिक काल में, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वहां पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो धर्म प्रधान शिक्षा थी, ठीक है। कौन सी शिक्षा थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। यानी कि यहाँ पे वैदिक काल में धर्म को सर्वोपरि माना जाता था। किसको सर्वोपरि माना जाता था? धर्म को सर्वोपरि माना जाता था, और धर्म के आधार पे ही क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी, है ना। यानी कि यहाँ पे किसका अध्ययन करवाया जाता? वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, है ना। वैदिक काल में किसका अध्ययन करवाया जाता था? वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? धर्म प्रधान, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा थी, कैसी थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? धर्म प्रधान शिक्षा थी। यहाँ पे धर्मों का क्या करवाया जाता था? अध्ययन करवाया जाता था, है ना। यानी कि वेदों का अध्ययन करवाया जाता था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार था। क्या आधार था? वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या था? व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करता था? कौन सा व्यवसाय करता था व्यक्ति? वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या था? किस आधार पे व्यक्ति व्यवसाय करता था? आपको पता है व्यक्ति किस आधार पे व्यवसाय करता था? किस आधार पे बांटा हुआ था वहां पे? अपने किस आधार पे बांटा हुआ था व्यक्ति को किस आधार पे बांटा हुआ था? इसका आंसर है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, है ना। वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णों के आधार पे हमने क्या कर रखा था? व्यक्ति को बांट रखा था, है ना। बांटा था ना, वर्णों के आधार पे हमने व्यक्तियों को बांट रखा था, है ना। कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, ठीक है। अगर आप वैश्य हैं तो आप व्यवसाय करते थे ना। आप क्या हैं? वैश्य हैं, तो आप व्यवसाय करते थे। यानी कि उनको वर्णों के आधार पे हमने बांट रखा था, ठीक है। समझ गए ना। तो वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या था? तो व्यक्ति के व्यवसाय का आधार था वर्ण व्यवस्था। समझ गए ना। क्या था? वर्ण व्यवस्था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि। तीसरा क्वेश्चन हमारा वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि। इसका आंसर देना है कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा?
वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, वेद मंत्र पढ़कर सीखे जाते हैं। वेद कैसे सीखे जाते हैं, वेद मंत्र पढ़कर सीखे जाते हैं, या दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है वेद मंत्र लिखकर सीखे जाते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इनमें से सभी। देखो श्रुति मीन्स होता है सुनना, श्रुति मीन्स क्या होता है सुनना, तो जो वेद मंत्र होते हैं उन्हें हम सुनकर क्या करते हैं सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, वेद मंत्र सुनकर हम क्या करते हैं सीखते हैं। ठीक है, वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं। ठीक है, समझ गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल का एक दोष क्या है। वैदिक काल का कौन सा सबसे बड़ा दोष है वैदिक काल का। वैदिक काल का दोष क्या है, एक आपको दोष बताना है। देखो इसका आंसर हो जाएगा धर्म प्रधान। क्या हो जाएगा, धर्म प्रधान। एक्चुअली में वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में धर्म की प्राथमिकता थी। क्या थी, धर्म की प्राथमिकता थी, यानी कि धर्म के आधार पे ही व्यक्ति को क्या दिया जाता था, हाँ धर्म के आधार पे ही व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा दोष ये है। ठीक है, तो वैदिक काल का सबसे बड़ा दोष ये है कि यहाँ पर धर्म प्रधान व्यवस्था थी। ठीक है, धर्म प्रधान। ठीक है, क्षत्रिय है ना, पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आपको बताया मैंने शूद्रों को यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, है ना, यहाँ पे शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि धर्म के आधार पे ठीक है शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य संस्कार कौन था। वैदिक काल में कौन सा संस्कार दिया जाता था। वैदिक काल में, वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा है, प्रमुख संस्कार वैदिक काल में, है ना, वैदिक काल का प्रमुख संस्कार कौन सा है। वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा है। वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। ठीक, क्या हो जाएगा, उपनयन संस्कार। ठीक है, वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या है, उपनयन संस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम और इसको लिख लेंगे उपनयन संस्कार। ठीक है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र जी नहीं, उपनयन संस्कार का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपनयन संस्कार का अर्थ है। क्या है उपनयन संस्कार का अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है, क्या है उपनयन संस्कार का अर्थ। देखो उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना। क्या ले जाना, गुरु के समीप छात्र को ले जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपनयन संस्कार का। उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, इसको लिख लो, गुरु के समीप, गुरु के समीप किसको ले जाना है, छात्र को गुरु के समीप ले जाना। ठीक है,
उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, उपनयन संस्कार यहाँ पे मैंने बताया था कि वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या होता है? उपनयन संस्कार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ कब हुआ? ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ। इसका आंसर बताना है आपको कि ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था। कब हुआ था? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में। ठीक है, ठीक, ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में ही हम क्या करते थे? गुरु के समीप जाकर हम क्या करते थे? आश्रम में, ठीक है, या गुरुकुल में जाकर हम क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा भी बोला जाता है। और ये कब दी जाती थी? वैदिक काल में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है समावर्तन संस्कार का अर्थ है। समावर्तन संस्कार का अर्थ है। समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है? कौन बताएगा समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है? क्या होता है समावर्तन संस्कार का अर्थ? क्या होता है? एजुकेशन सर फर्स्ट ईयर। समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है? देखो, जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, ठीक है, जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है तो जो हमें उपाधि दी जाती है, ठीक है, उपाधि वितरण किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है दीक्षांत समारोह। ठीक है, उसी को बोला जाता है समावर्तन संस्कार। ठीक है, यहाँ आंसर लिख लो। ठीक है, दीक्षांत समारोह। ठीक है, आगे देखो, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई है। जो उपनयन संस्कार ऊपर दिया जाता था, ठीक है, उपनयन संस्कार जो ऊपर दिया जा रहा है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता था? गुरु के समीप ले जाना। किसको? छात्र को। अब नीचे पूछा जा रहा है उपनयन संस्कार की आयु कितनी निर्धारित की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि उपनयन संस्कार की आयु कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार की जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई है 8 से 12 वर्ष। 8 से 12 वर्ष का बच्चा हो जाता था तो उसे कहाँ भेज दिया जाता था? गुरु के पास भेज दिया जाता था। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और कौन सा संस्कार कराया जाता था? उपनयन संस्कार करवाया जाता था। ठीक है, यानी कि अगर कोई बालक राजसी वस्त्र पहने हैं तो उसे राजसी वस्त्र उतार दिए जाते थे। और कौन से वस्त्र पहना दिए जाते थे? कौन से वस्त्र? पीले वस्त्र पहना दिए जाते थे, है ना। मतलब जो गुरु पहनते थे, है ना, पीले वस्त्र पहना के, है ना, कुछ धर्म का उच्चारण करवाया जाता, कुछ शब्दों का उच्चारण करवा के उसे गुरु के पास भेज दिया जाता। ठीक है, तो उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? 8 से 12 वर्ष। ठीक है, आगे दिया हुआ है समावर्तन। यहाँ पे देखो दिया था समावर्तन। समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या है? दीक्षांत समारोह होता है इसका मतलब। और समावर्तन का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब बताना है आपको कि समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? देखो यहाँ पे एक चीज समझना है। देखो, उपनयन संस्कार का अर्थ था कि हम गुरु के पास भेजना है, किसके लिए? शिक्षा के लिए। ठीक, अब जब बच्चे की शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी, जब बच्चे की शिक्षा कंप्लीट हो जाती मतलब पूरी हो जाती थी, ठीक है, अगर बच्चा 4 वेद का अध्ययन करना चाहता है और चारों वेदों का अध्ययन कर चुका है वो, तो उसके बाद क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था। और समावर्तन संस्कार का मतलब होता है था घर वापसी। क्या होता था? घर वापसी। यहाँ पे आपने संस्कार करवाया और संस्कार करवाने के बाद बच्चे को कहाँ भेज दिया था? गुरु के पास। अब शिक्षा ली, शिक्षा लेने के बाद बच्चा
की शिक्षा कंप्लीट हो गई। फिर से एक संस्कार करवाया जा रहा है, कौन सा संस्कार है? समापवर्तन। समापवर्तन, इसे पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, शिक्षा समाप्त हो गई है ना। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? समापवर्तन का अर्थ होता है घर वापसी। ठीक है, इसका आंसर लिख लो, घर वापसी। ठीक है, घर वापसी। ठीक है, घर वापसी। ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उस समय वैदिक कालीन शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी, ये आपको बताना है कि उस समय वैदिक कालीन जो शिक्षा है वो कहाँ दी जाती थी। ठीक है, तो उस समय जो वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? तक्षशिला में। एक विश्वविद्यालय का नाम था, क्या नाम था? विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला। हाँ, तक्षशिला। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जो, उसका नाम था तक्षशिला। ठीक है, क्या नाम था? तक्षशिला। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध गुरुकुल किस राज्य या किस शहर के निकट स्थित है? एक गुरुकुल का नाम बताना है। जो वैदिक कालीन शिक्षा के जो गुरुकुल हुआ करते थे वो कहाँ पर स्थित है? एक प्रसिद्ध गुरुकुल किस शहर या किस राज्य में स्थित है, इसका नाम आपको बताना है। तो कहाँ पर स्थित है ये आपको याद रखना है, हरिद्वार में। ठीक है, इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है। तो एक प्रसिद्ध गुरुकुल किस राज्य या किस शहर के निकट स्थित है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, हरिद्वार। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? ठीक है, क्या उद्देश्य होता था वैदिक काल? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक शिक्षा। प्रगति, या उन्नति भी बोल सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो इसका आंसर है विशुद्ध संस्कृत। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशुद्ध संस्कृत। यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे विशुद्ध संस्कृत आपको लगा के रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी पुस्तक है? एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको? एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। ठीक है, एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये किसकी पुस्तक है, ये आपको बताना है। ये पुस्तक है नन की। किसकी पुस्तक है? नन की। हाँ, ठीक है, ये पुस्तक है नन की। एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है नन की। ठीक है, हाँ, नन की। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा की अवधि कितनी थी? ठीक है, प्राचीन भारत में
वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी उसकी अवधि क्या थी? ठीक है, उसकी अवधि बतानी है प्राचीन भारत में। ठीक है, प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा की अवधि क्या थी? 2500, लिख लो, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि जैसे इसमें पूछा था वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो यहाँ पे आपने जो आंसर बताया था वो विशुद्ध संस्कृत बताया था। लेकिन यहाँ पे है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो यहाँ पे आपको सिर्फ संस्कृत ही बताना है। ठीक, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार कब किया जाता है? उपनयन संस्कार कब किया जाता है, ये है क्वेश्चन आपका कि उपनयन संस्कार कब किया जाता है? कब किया जाता है, मतलब गुरु उपनयन संस्कार कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब बच्चे को कहाँ भेजा जाता है? गुरुकुल में भेजा जाता है। यानी कि जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेना चाहता हो या प्रवेश कराते हैं जब हम, तब हम कब करवाते हैं? तब हम क्या करवाते हैं? उपनयन संस्कार करवाते हैं। तो क्या पूछ रहा है, उपनयन संस्कार कब किया जाता है? जब गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है। हाँ, तो यहाँ लिख लो, गुरुकुल में प्रवेश के समय हम क्या करवाते हैं? उपनयन संस्कार करवाते हैं। ठीक है, क्या करवाते हैं हम? उपनयन संस्कार करवाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पराविद्या, तो पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखो दो प्रकार की शिक्षाएं थी, एक तो पराविद्या, ठीक है, ठीक है, पराविद्या। तो यहां पे जो पराविद्या है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? परा और अपरा, दो प्रकार की शिक्षा थी, परा और अपरा। तो परा में आध्यात्मिक विकास पे फोकस किया जाता है, यानी कि आध्यात्मिक विकास की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और अपरा में भौतिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक विकास करना। क्या करना? आध्यात्मिक विकास करना। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक विकास करना। वेदों के प्रकार हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। वेदों के प्रकार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 वेद होते हैं। कौन से 4 वेद होते हैं? हेलो, वेदों के प्रकार हैं, तो वेदों के कितने प्रकार होते हैं? 4 वेद। यस सर। तो वेदों के प्रकार हैं, वेदों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन से? ऋग्वेद होता है ना, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद। ठीक है, तो 4 वेद हो गए आपके। वेदों के प्रकार कितने होते हैं? 4। वैदिक काल में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में एक वेद के अध्ययन के लिए, वैदिक काल में एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 12 वर्ष। यानी कि वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय लगता था, और अगर चारों वेदों का अध्ययन करना है तो 48 वर्ष का समय लगता था। ठीक है, समझ गए ना? यानी कि एक वेद का अध्ययन करने के लिए
12 वर्ष का समय लगता था, और अगर व्यक्ति को चारों वेदों का अध्ययन करना है तो 48 वर्ष का समय लगता था। जैसे आपको अगर स्नातक की डिग्री करनी है तो आपको कितना समय लगता है? 3 वर्ष लगता है ना, 3 वर्ष का होता है। वैसे एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय लगता था, और अगर आपको चारों वेदों का अध्ययन करना है तो 48 वर्ष का समय लगता था। ठीक है, तो ये मैंने 21 पोर्शन अभी आपको करवाया, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर से दोबारा से आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा थी, तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो धर्म प्रधान शिक्षा थी। समझ गए ना, वैदिक कालीन शिक्षा जो थी वो धर्म प्रधान शिक्षा थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार क्या था, तो व्यक्ति के व्यवसाय का जो आधार था वो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते हैं। वेद, ठीक है, वेद जो मंत्र है उन्हें हम सुनकर सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल का एक दोष था, क्या था? एक प्रमुख दोष क्या था? तो वैदिक काल का एक जो प्रमुख दोष था ये कि यहाँ पे धर्म प्रधान शिक्षा व्यवस्था लागू थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। ठीक है, किसको ले जाना? छात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म कब हुआ था, ब्राह्मणी शिक्षा का जन्म हुआ था वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावर्तन, समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दीक्षांत समारोह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की गई थी, वैदिक काल में उपनयन संस्कार की जो आयु निर्धारित की गई थी वो 8 से 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समावर्तन का अर्थ क्या होता है, समावर्तन का अर्थ होता है कि जब बालक अपनी संपूर्ण शिक्षा को पूरा कर लेता है तो उसे उपनयन संस्कार उसे समावर्तन संस्कार करवाया जाता है, और इसका मतलब होता है घर वापसी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था वो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध गुरुकुल, ठीक है, किस राज्य या किस शहर के निकट स्थित है, तो वो कौन सा शहर है, हरिद्वार शहर है जिसके पास गुरुकुल क्या है, स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक उन्नति करना। क्या करना? आध्यात्मिक उन्नति करना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, तो वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो विशुद्ध संस्कृत था। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इन डाटा एंड फर्स्ट प्रिंसिपल, ये किसकी बुक है, तो ये पुस्तक है नन की। ठीक है, नन महोदय की पुस्तक है। ठीक है, नन महोदय की पुस्तक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा की अवधि थी, तो प्राचीन भारत में वैदिक शिक्षा की जो अवधि थी वो 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, तो वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत भाषा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार कब किया जाता है, उपनयन संस्कार तब करवाया जाता है जब बच्चे को हम क्या करते हैं, गुरु के पास भेजते हैं, है ना, गुरु के पास भेजते हैं तब हम उपनयन संस्कार करवाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए कि क्या हो जाएगा, गुरुकुल में प्रवेश के समय, गुरुकुल में जब हम प्रवेश कराते हैं बच्चे को या हम एडमिशन करवाते हैं बच्चे का, तब हम क्या करवाते हैं, उपनयन संस्कार करवाते हैं। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। वेद कितने प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संगीत का वेद कौन सा है, तो संगीत के वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को। ठीक है, संगीत का वेद किसे कहा जाता है, सामवेद को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में
वैदिक काल में एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया था? तो वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था, और अगर व्यक्ति को चारों वेदों का अध्ययन करना है तो उसे 48 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही रखेंगे आज। ठीक है।